6. सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज 6.1. राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका यूथ्स रोल इन नेशन बिल्डिंग। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग VBYLD 2026 आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। VBYLD में प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्वकर्ताओं के साथ संवाद किया। यह भारत के विकास एजेंडे में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को सक्षम बनाता है। ये आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर किया गया, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। आर्थिक समृद्धि। जनसांख्यिकीय लाभांश। भारत की अनुकूल आयु संरचना इसे जापान और इटली जैसे डेमोग्राफिक विंटर या जनसांख्यिकीय शीतकाल का सामना कर रहे देशों की तुलना में विकास की बढ़त प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यहाँ 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम और 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। नवाचार के चालक युवा स्टार्टअप क्रांति के केंद्र में है। इससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन गया है। उदाहरण के लिए, युवाओं के नेतृत्व वाले स्पेस स्टार्टअप्स जैसे स्काईरूट या अग्निकुल कॉस्मॉस। ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक उद्योगों क्रिएटिव इंडस्ट्री द्वारा संचालित यह अर्थव्यवस्था भारत के निर्यात में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर और रोजगार में 8% का योगदान दे रही है। उदाहरण के लिए, सिंधुजा राजमारन, जो एक एनिमेशन कंपनी चलाने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की CEO हैं और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल। युवा वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, रक्षा और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सफलता की राह दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर सतेंद्र के मंगरौथिया ने कमला, भारत की पहली आनुवंशिक रूप से संपादित चावल की किस्म के लिए विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त किया। सामाजिक परिवर्तन के वाहक युवा जन भागीदारी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत और मिशन लाइफ जैसे पर्यावरण समर्थन आंदोलन। लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण। युवाओं की भागीदारी, जैसे मतदान, राजनीतिक संलग्नता, युवा सलाहकार परिषदें और नागरिक जागरूकता आंदोलन, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। प्रेरक उदाहरण। आर्या राजेंद्रन 21 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम की भारत की सबसे युवा मेयर बनी। छवि राजावत एक MBA स्नातक हैं, जिन्होंने राजस्थान के सोडा गांव की सरपंच बनने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरी त्याग दी। उन्होंने अपने समुदाय में जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई है। भारतीय युवाओं के समक्ष चुनौतियां। रोजगार विरोधाभास। समग्र बेरोजगारी दर लगभग 3-5%। निम्न। युवा बेरोजगारी दर 15-29 वर्ष लगभग 17%। उच्च। स्रोत PLFS आंकड़े 2024-25। कौशल का अभाव। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार उद्योग मानकों के अनुसार केवल 54.81% स्नातक ही रोजगार पाने योग्य हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकट। भारत में सर्वाधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई। 2023 में 1.71 लाख आत्महत्याएं। इनमें 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत 41% है। स्रोत NCRB। कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सांसदों MPs की औसत आयु 18वीं लोकसभा 56 वर्ष है। वर्तमान सांसदों में से केवल 11% की आयु 40 वर्ष या उससे कम है। डिजिटल और सामाजिक विभाजन। लिंग, जाति और भूगोल के आधार पर व्याप्त असमानताएं। निम्न आय वाले और ग्रामीण परिवारों के लिए तकनीकी तक सीमित पहुंच। युवाओं के लिए प्रमुख पहलें। राष्ट्रीय युवा नीति NYP मसौदा NYP 2025 शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक न्याय पर केंद्रित 10 वर्षों के विजन की रूपरेखा तैयार करती है। स्किल इंडिया मिशन और PM कौशल विकास योजना भारतीयों को उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। YUVAI यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeetY तथा राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन NIGD ने शुरू किया है। यह पहल कक्षा 8-12 के छात्रों को व्यावहारिक AI समाधान डिजाइन करने के लिए सशक्त बनाती है। स्टार्टअप इंडिया उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, मेंटरशिप, इंक्यूबेशन तथा बिना गारंटी के ऋण प्रदान करता है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली के प्रति युवाओं की समझ को मजबूत करती है। अग्निपथ योजना अग्निवीरों की भर्ती की जाती है ताकि उन्हें तकनीकी कौशल और अनुशासन प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य व कल्याण फिट इंडिया और काशी घोषणा नशा मुक्त अभियान जैसी पहलें। PM सेतु PM सेट्यू कार्यक्रम। इसके तहत हजारों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITIs को अपग्रेड किया जाएगा।
राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करने के तरीके। शिक्षा सुधार शैक्षणिक प्रशिक्षण को वास्तविक विश्व की मांगों के साथ संरेखित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करना। निरंतर कौशल विकास एआई, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा कौशल में निवेश करना। समावेशी विकास महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण व टियर 2 तिहाई शहरों में कौशल केंद्रों का विस्तार करना। नागरिक सहभागिता को मजबूत करना, युवाओं को शासन में सक्रिय भागीदारी की ओर ले जाने के लिए औपचारिक मंच और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। 6.2 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए बिल 2025। सुर्खियों में क्यों? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अब इसे एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के बारे में परिचय है। इसका उद्देश्य संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची आई की प्रविष्टि 66 के तहत भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए एक एकीकृत विनियामक संरचना निर्मित करना है। संघ सूची की प्रविष्टि 66 उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय एवं निर्धारण का प्रावधान करती है। विधेयक की आवश्यकता देश में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं HEIS के लिए विनियामक प्रणालियों को सरल और सुव्यवस्थित बनाना, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं, जिसमें इसका विनियमन और शासन शामिल हैं, के संशोधन एवं पुनर्गठन की परिकल्पना करती है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA उच्चतर शिक्षा के विनियमन हेतु कई संस्थाओं की जगह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA नामक एकल आयोग का गठन किया जाएगा। यह उच्चतर शिक्षा के विनियमन हेतु शीर्ष संस्था होगी। VBSA संस्थानों के वित्त पोषण फंडिंग को नियंत्रित नहीं करेगा। VBSA के तहत विशिष्ट परिषदें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंतर्गत निम्नलिखित 3 परिषदों का गठन किया जाएगा। 1. विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद विनियामक कार्यों हेतु। 2. विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद प्रत्यायन यानी मान्यता प्रदान करने हेतु। तथा 3. विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद शिक्षा के मानक निर्धारण हेतु। कानूनों का निरसन। यह विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त करने का प्रावधान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अधिनियम 1987 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अधिनियम 1993। आयोग के कार्य। उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करना। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं HEIS को बड़े बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में बदलने के लिए रोडमैप विकसित करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजनाओं का सुझाव देना। HEIS पर जुर्माना। विनियामक परिषद कानून के उल्लंघन के लिए HEIS पर जुर्माना लगा सकती है। अपील। आयोग और परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपील केंद्र सरकार के समक्ष की जाएगी। अपवाद। ये विधेयक कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को अपने दायरे से बाहर रखता है। इनका विनियमन अलग अलग अधिनियमों के तहत जारी रहेगा। प्रस्तावित वास्तुकला परिषद COA वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित यह परिषद भारतीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार एक पेशेवर मानक निर्धारण निकाय PSSB के रूप में कार्य करेगी। भारत में उच्चतर शिक्षा की वर्तमान विनियामक संरचना स्थिति शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। हालांकि तकनीकी व वैज्ञानिक शिक्षण संस्थान और अनुसंधान एवं मानकों का निर्धारण संघ सूची प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आते हैं, जिस पर केंद्र का विशेष अधिकार है। शीर्ष विनियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख संस्था है। यह वित्त पोषण, संस्थाओं को मान्यता देना, मानक निर्धारित करना, शिक्षण परीक्षा व अनुसंधान की निगरानी करना आदि कार्य संपन्न करता है। पेशेवर परिषदें विशिष्ट क्षेत्रकों के विनियमन के लिए अलग अलग वैधानिक निकाय कार्य करते हैं। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यह इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य तकनीकी शिक्षा का विनियमन करती है। वैधानिक निकाय विशिष्ट व्यवसायों के लिए अन्य निकाय हैं, जैसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC चिकित्सा शिक्षा के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI इंस्टीट्यूट कानूनी शिक्षा के लिए आदि। प्रत्यायन निकाय ये संस्थाएं गुणवत्ता के आधार पर संस्थानों और पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करती हैं। NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद UGC द्वारा स्थापित, ये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड प्रदान करती है।
NBA राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड AICTE अधिनियम के तहत स्थापित ये विशिष्ट तकनीकी कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। उच्चतर शिक्षा शासन में प्रमुख मुद्दे। कार्यों का विखंडना। वर्तमान में उच्चतर शिक्षा में कई विनियामक सक्रिय हैं, जैसे UGC, AICTE और राज्य सरकारें। इनके अधिकार क्षेत्र अक्सर एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इससे शिक्षण संस्थाओं के लिए लालफीताशाही व भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हितों का टकराव। UGC जैसे निकाय वर्तमान में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे नियम और मानक तय करना, अनुदान का वितरण करना आदि। एक ही संस्था द्वारा नियम बनाना और धन का वितरण करना शासन में पारदर्शिता की कमी व हितों के टकराव को जन्म देता है। संसाधनों की असमानता। बजट के आवंटन में भारी असंतुलन है। UGC के कुल बजट का लगभग 65% हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत राज्य विश्वविद्यालय, जो देश के अधिकांश छात्रों का नामांकन संभालते हैं, उन्हें केवल 35% बजट ही मिल पाता है। वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण। वर्तमान विनियामक ढांचा बहुत कठोर है। एक बड़े शोध आधारित विश्वविद्यालय और एक छोटे शिक्षण कॉलेज के लिए एक जैसे ही नियम लागू किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण संस्थानों में नवाचार और स्वायत्तता को रोकता है। संकाय, फैकल्टी की कमी। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों HEIS में शिक्षकों के पदों पर व्यापक रिक्तियां हैं। कई संस्थानों में 50% तक पद रिक्त पड़े हैं। भर्ती प्रक्रियाएं अक्सर नौकरशाही की जटिलताओं या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अवरुद्ध रहती हैं। नियोजनीयता अंतराल। तकनीकी स्नातकों में नियोजन संबंधी कौशल की अत्यधिक कमी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केवल लगभग 55% भारतीय स्नातक ही रोजगार के योग्य एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। अनुसंधान संबंधी व्यय में कमी। अनुसंधान व विकास R&D और नवाचार पर सार्वजनिक व्यय में गिरावट देखी गई है। भारत अपनी GDP का केवल 0.68% ही अनुसंधान और विकास पर व्यय करता है। इसकी तुलना में चीन और अमेरिका जैसे देश अपनी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा शोध पर व्यय करते हैं। निष्कर्ष। VBSA विधेयक 2025 में उच्चतर शिक्षा शासन को सुव्यवस्थित करने और इसे विकसित भारत के निर्माण के अनुरूप ढालने की अपार क्षमता है। हालांकि इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसका कार्यान्वयन कितना परामर्शात्मक, पारदर्शी और छात्र केंद्रित रहता है। संबंधित सुर्खियां। अमित कुमार बनाम भारत संघवाद में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं HEIS में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश। एकीकृत कल्याण ढांचा। एक राष्ट्रीय कार्य बल को यूनिवर्सल डिजाइन फ्रेमवर्क और कल्याण ऑडिट के लिए मॉडल मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। संस्थानों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट स्कोर को सीधे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग से जोड़ा जा सकता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग। यदि किसी छात्र की आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो HEIS को तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा, चाहे वो घटना परिसर, कैंपस, छात्रावास या PG में ही क्यों न हुई हो। रिक्तियों को भरना। संकाय और प्रशासनिक पदों के सभी रिक्त पदों को 4 महीने के भीतर भरा जाएगा, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। डेटा का केंद्रीकरण। डेटा आधारित नीति निर्माण के लिए विशेष रूप से 15-29 आयु वर्ग के बीच आत्महत्या पर प्रतिदर्श पंजीकरण आंकड़ों SRS को केंद्रीय स्तर पर बनाए रखा जाएगा। छात्रवृत्ति वितरण। लंबित छात्रवृत्तियों को 4 महीने के भीतर निपटाया जाएगा। भविष्य के वितरण के लिए समय सीमा तय की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देरी के कारण छात्र की पढ़ाई पर कोई अकादमिक प्रतिबंध न लगे। अन्य निर्देश। HEIS में या 1 किलोमीटर के दायरे में 24/7 चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो। NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में स्कूली छात्रों और HEIS के छात्रों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। UGC के अनिवार्य विनियमों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करना होगा। 6.3 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 6.3.1 जनसांख्यिकीय शीतकाल, डेमोग्राफिक विंटर। चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई है। 2025 में इसकी जनसंख्या 3.39 मिलियन घटकर 1.405 बिलियन रह गई, जबकि जन्मों की कुल संख्या गिरकर 7.92 मिलियन हो गई। जनसांख्यिकीय शीतकाल कहलाने वाली ये घटना अब केवल विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तेजी से एक वैश्विक वास्तविकता बन रही है, जिसके 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। जनसांख्यिकीय शीतकाल क्या है? अर्थ, यह एक ऐसे जनसांख्यिकीय चरण का वर्णन करता है जिसकी विशेषता जनसंख्या वृद्धि में निरंतर और संरचनात्मक गिरावट है।
प्रमुख संकेतकों में शामिल हैं जन्म दर का प्रतिस्थापन, प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से नीचे होना। विपरीत जनसंख्या पिरामिड, युवाओं के संकीर्ण आधार और वृद्ध वयस्कों के व्यापक शीर्ष के साथ सिकुड़ती, बुजुर्ग होती आबादी। जनसांख्यिकीय शीतकाल के कारण जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों में देरी, करियर की आकांक्षाएं और आर्थिक दबाव लोगों को शादी करने और माता पिता बनने में देरी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शहरीकरण, शहरी आवासीय क्षेत्र छोटे और अधिक महंगे होते हैं, जो बड़े परिवारों को और अधिक हतोत्साहित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और छोटे परिवार के मानदंडों की ओर झुकाव। परिवार नियोजन तक पहुंच, व्यक्तियों का अपने परिवार के आकार पर अधिक नियंत्रण होना। पुरानी नीतियां, लेगेसी पॉलिसीज, उदाहरण के लिए चीन में एक बच्चा नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी। जनसांख्यिकीय शीतकाल, डेमोग्राफिक विंटर से निपटने के उपाय। जनन समर्थक नीतियां, प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और पैतृक अवकाश। आर्थिक संरचनात्मक सुधार, परिवार निर्माण को वहनीय बनाने के लिए जीवन यापन की बढ़ती लागत के संकट का समाधान करना। वैश्विक प्रवासन प्रशासन, जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए सहयोगी प्रवासन नीतियां विकसित करना। सिल्वर इकोनॉमी के प्रति अनुकूलन, बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा और पेंशन सुधारों में निवेश करना। तकनीकी एकीकरण, जनसांख्यिकीय कमी के बीच औद्योगिक उत्पादकता बनाए रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और स्वचालन का उपयोग करना। 6.3.2 स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य, जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन स्कूल्स इंटेग्रल टू राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये टिप्पणी की है कि स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों के लिए स्कूलों में केंद्र की राष्ट्रीय नीति, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता OMH नीति को पूरे भारत में लागू करने का भी निर्देश दिया है। फैसले के मुख्य बिंदु, एक मौलिक अधिकार के रूप में मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से जुड़ा हुआ मासिक धर्म स्वच्छता MH से जुड़े उपायों की अनुपलब्धता स्कूलों में समान शर्तों पर भाग लेने के अधिकार को छीन लेती है। बालिका की गरिमा का अर्थ ऐसी जीवन स्थितियों से होना चाहिए जो अपमान, कलंक और सामाजिक बहिष्कार से मुक्त हों। मासिक धर्म स्वच्छता OMH को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें। मासिक धर्म स्वच्छता OMH संवर्धन योजना, मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता के लिए सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच को सुगम बनाना और पर्यावरण के अनुकूल निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देना। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, ग्रामीण क्षेत्रों में MHM पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जन औषधि केंद्र ₹1 प्रति पैड की दर से सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP, मासिक धर्म स्वच्छता OMH और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने का लक्ष्य। शिक्षा योजना, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों और भस्मक इंसिनरेटर्स की स्थापना। संरचनात्मक भेदभाव, सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच न होना, अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। अनिवार्य संस्थागत उपाय, सभी स्कूलों को पुरुष शिक्षकों और छात्रों को संवेदनशील बनाने, सेंसिटाइजेशन, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, अधिमानतः वेंडिंग मशीन के माध्यम से और समर्पित MHM मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर उपलब्ध कराने चाहिए। 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 7.1 स्क्रैमजेट इंजन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL ने एक पूर्ण पैमाने के सक्रिय रूप से ठंडे और लंबी अवधि वाले स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट किया है। अन्य संबंधित तथ्य, यह स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक मूलभूत सफलता के रूप में कार्य करता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की विशेषताओं की तुलना। विशेषता: रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, वायु ईंधन इंजेक्शन, धीमा एयर फ्यूल इंजेक्शन, तीव्र एयर इंजेक्शन। गति: मैक 3 से मैक 6।
मैक 6 से अधिक, दहन कंबशन, सबसोनिक दहन, सुपरसोनिक दहन, स्क्रैमजेट की कार्यप्रणाली, इमेज विवरण, हाइपरसोनिक वायुधारा, एयरस्ट्रीम, प्रघाती तरंग, शॉकवेव, स्ट्रट, हाइड्रोजन ईंधन, सुपरसोनिक दहन, हाइपरसोनिक निकास गैस, एग्जॉस्ट गैस। स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन के बारे में। स्क्रैमजेट इंजन है, यह रैमजेट इंजन पर एक सुधार है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति मैक 5 से अधिक पर कुशलतापूर्वक कार्य करता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है। रैमजेट, यह एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो बिना घूर्णन वाले कंप्रेसर के दहन के लिए आने वाली हवा को संकुचित करने के लिए वाहन की आगे की गति का उपयोग करता है। प्रयुक्त ईंधन, यह आमतौर पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करता है। प्रमुख विशेषताएं। असिस्टेड टेक ऑफ पर निर्भरता, रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों शून्य वायु गति पर थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कार्य करने के लिए पर्याप्त उच्च गति तक पहुंचने के लिए इन्हें एक अन्य प्रणोदन प्रणाली जैसे रॉकेट या टर्बोजेट की आवश्यकता होती है। फ्लेम स्टेबलाइजेशन तकनीक का उपयोग करता है। यह 1.5 किलोमीटर सेकंड से अधिक की वायु गति के साथ दहन कक्ष के अंदर एक निरंतर लौ रखता है। कोई गतिमान भाग नहीं। इंजन एक यांत्रिक कंप्रेसर या टरबाइन का उपयोग नहीं करता है। बढ़ी हुई दक्षता, यह एक रॉकेट की तुलना में अधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली है। एक रॉकेट इंजन ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाता है। हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में। ये मैक 5 से अधिक की गति में सक्षम है, जो तेजी से वैश्विक पहुंच और वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ उच्च चोरी की क्षमता प्रदान करते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और अत्यधिक पैंतरेबाजी करने योग्य हैं, जिनसे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। प्रकार है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV, एक पैंतरेबाजी हथियार प्रणाली जो रॉकेट द्वारा बढ़ावा दिए जाने के बाद मैक 5 6100 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति से ऊपरी वायुमंडल में ग्लाइड करती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCM, हाइपरसोनिक गति तक तेज होने से पहले इन्हें विमान से दागा जा सकता है, ठीक अन्य क्रूज मिसाइलों की तरह। क्रूज मिसाइलें स्वचालित और सटीक निर्देशित हथियार हैं। यह लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने के लिए निरंतर और नियंत्रित उड़ान बनाए रखती है। 7.2 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 7.2.1 इसरो के PSLV-C62 EOSN एक मिशन के तीसरे चरण में विसंगति उत्पन्न हुई। ISRO's PSLV-C62 EOSN-1 मिशन एनकाउंटर्ड अनोमली ड्यूरिंग थर्ड स्टेज। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 64वीं उड़ान थी। साथ ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा संचालित 9वां समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। NSIL 2019 में स्थापित। ये अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बाय इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। PSLV-C62 EOSN एक मिशन के बारे में। इसमें EOSN एक भूप्रेक्षण उपग्रह के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 15 सह-यात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल है। EOSN 1 को अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्पेनिश स्टार्टअप के KID केस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का भी प्रदर्शन करेगा। KID एक पुनर्प्रवेश यान का छोटा प्रोटोटाइप है जो प्रक्षेपण के उपरांत दक्षिण प्रशांत महासागर में उतरने स्प्लैशडाउन के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा। EOSN 1 और 14 सहयात्री उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। PSLV के बारे में। ये तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और तरल चरणों से युक्त होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। इसरो का वर्कहॉर्स, इसने लगातार उपग्रहों को निम्न भू कक्षा लियो में प्रक्षेपित किया है। ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। PSLV के चरण। प्रथम चरण, इसमें S-139 ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जिसे 6 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स द्वारा शक्ति दी जाती है। द्वितीय चरण है, इसमें विकास इंजन नामक अर्थ स्टोरेबल तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है। अर्थ स्टोरेबल इंजन का तात्पर्य ऐसे ईंधन से है जिसे पृथ्वी के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रखा जा सकता है। तृतीय चरण, ये एक ठोस रॉकेट मोटर है जो ऊपरी चरणों को उच्च थ्रस्ट प्रणोद प्रदान करता है। चतुर्थ चरण, ये PSLV का सबसे ऊपरी चरण है जिसमें 2 अर्थ स्टोरेबल तरल इंजन लगे होते हैं। उल्लेखनीय मिशन चंद्रयान 1, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM,
आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट मिशन। PSLV ने 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 7.2.2 भारत का पहला निजी भूप्रेक्षण उपग्रह समूह, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन (EO) सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। पिक्सेल के नेतृत्व वाले संघ ने भारत के पहले राष्ट्रीय भूप्रेक्षण उपग्रह समूह के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए आयन स्पेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिक्सेल के नेतृत्व वाले इस संघ में पीयरसाइट स्पेस, सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुवा स्पेस शामिल हैं। इनस्पेस, यह भारत की नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिकृत, विनियमित और प्रोत्साहित करती है। भूप्रेक्षण उपग्रह समूह परियोजना की मुख्य विशेषताएं। PPP मॉडल, इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP फ्रेमवर्क के तहत निष्पादित किया जाएगा। उपग्रह समूह कॉन्स्टलेशन, इसमें 12 उपग्रह शामिल होंगे। ये उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल, मल्टीस्पेक्ट्रल, सिंथेटिक अपर्चर रडार सर और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। भू अवलोकन उपग्रह EOS, भारतीय उपग्रह अनुप्रयोग, सेंसर, रणनीतिक महत्व, HYSIS CARTOSAT-3 RISAT-2B EOS-07, कृषि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्टिकल, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और रडार सेंसर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और आत्मनिर्भरता। परियोजना का व्यय 5 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए का निवेश। रणनीतिक बदलाव, अब राष्ट्रीय भूप्रेक्षण अवसंरचना का निर्माण सरकार के साथ साथ उद्योगों द्वारा भी किया जाएगा। 7.2.3 डार्क मैटर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और JWST के अवलोकनों के आधार पर खगोलविदों ने डार्क मैटर का एक विस्तृत मानचित्र जारी किया है। डार्क मैटर के बारे में, यह पदार्थ का एक परिकल्पित रूप है जो अदृश्य है। हालांकि तारों, ग्रहों और चंद्रमाओं जैसे सामान्य पिंडों पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के आधार पर इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। यह प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या परावर्तित नहीं करता है और सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कम अभिक्रिया करता है। ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड में सामान्य या दृश्यमान पदार्थ 5%, डार्क मैटर 27% और डार्क एनर्जी 68% शामिल हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और JWST के साथ ब्रह्मांड के इतिहास का अनावरण। प्रक्षेपण वर्ष 2021 में प्रक्षेपित। अवस्थिति L2 लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य की परिक्रमा करता है। तारे और ग्रहीय प्रणाली का निर्माण, तारों और ग्रहीय प्रणालियों के निर्माण प्रक्रिया की जांच करना। सौर मंडल का विकास, हमारे सौर मंडल के ऐतिहासिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना। प्रथम दीप्तिमान पिंड, बिग बैंग, महाविस्फोट के बाद के सबसे प्रारंभिक प्रकाश का अवलोकन करना। आकाशगंगा का निर्माण, आकाशगंगाओं का निर्माण और उनका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करना। 7.2.4 चौथी औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। WEF ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 केंद्रों की घोषणा की है। इनमें से एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद ये भारत में इस तरह का तीसरा केंद्र होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है? इस शब्द का प्रतिपादन 2016 में विश्व आर्थिक मंच WEF के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने किया था। IR 4.0 उस वर्तमान युग का वर्णन करता है जिसमें डिजिटल, भौतिक और जैविक तकनीकें आपस में मिल रही हैं, जैसे कि AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि। पिछली क्रांतियों के विपरीत IR 4.0 भौतिक, डिजिटल और जैविक प्रणालियों के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट कर रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व। आर्थिक समृद्धि, ये स्वचालन, डेटा विश्लेषण और स्मार्ट विनिर्माण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाती है। समावेशी विकास की क्षमता, ये भारत जैसे विकासशील देशों को डिजिटल पहुंच का विस्तार करने का अवसर प्रदान करती है। पर्यावरणीय संधारणीयता, ये स्मार्ट ग्रिड और परिशुद्ध कृषि, प्रिसिजन एग्रीकल्चर के माध्यम से संसाधन दक्ष विकास का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, लाइट हाउस कारखानों ने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और IoT के माध्यम से CO_2 उत्सर्जन एवं जल के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी प्रदर्शित की है। मानव पूंजी की केंद्रीयता, ये शारीरिक श्रम की बजाय कौशल, नवाचार और आजीवन सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है।
औद्योगिक क्रांति के चरण। पहली, मशीनीकरण, जल शक्ति व भाप शक्ति। दूसरी, बड़े पैमाने पर उत्पादन, असेंबली लाइन, विद्युत। तीसरी, कंप्यूटर और स्वचालन। चौथी, साइबर भौतिक प्रणालियां। चुनौतियां और जोखिम। तकनीकी अंतराल विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ने का जोखिम है। उदाहरण के लिए, उन्नत डिजिटल उत्पादन तकनीकों में 91% वैश्विक पेटेंट आवेदन केवल 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के पास है। कार्यबल व्यवधान दोहराए जाने वाले कार्यों में शारीरिक कौशल की मांग में लगभग 30% की गिरावट आने की संभावना है, जबकि तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग की मांग 50% से अधिक बढ़ जाएगी। सुरक्षा और साइबर लचीलापन। जैसे जैसे औद्योगिक स्थल अधिक जुड़ते जा रहे हैं, वे साइबर हमलों, जासूसी और महत्वपूर्ण अवसंरचना के बाधित होने के प्रति अधिक सुभेद्य होते जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। सेंसर्स, डेटा सेंटर्स और कनेक्टेड डिवाइसेस के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा एवं दुर्लभ संसाधनों की खपत बढ़ रही है। 7.2.5 बैटरी पैक आधार नंबर BPAN। बैटरी पैक आधार नंबर BPAN। सरकार ने बैटरी पैक आधार प्रणाली के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। बैटरी पैक आधार प्रणाली के बारे में, यह एक स्वदेशी डिजिटल पहचान और डेटा भंडारण प्रणाली है। इसे बैटरी की संपूर्ण उपयोग अवधि के दौरान शुरू से अंत तक ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें प्रत्येक बैटरी पैक के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या शामिल है। अनिवार्य श्रेणियां: इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरियां तथा औद्योगिक बैटरियां जिनकी क्षमता से अधिक हो। महत्व: पुरानी बैटरियों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग सक्षम होगा, सरकारी विनियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बैटरियों का कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रण किया जा सकेगा आदि। 7.2.6 व्हीकल टू व्हीकल V2V संचार तकनीक। व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि भारत में वाहन से वाहन V2V संचार प्रौद्योगिकी शुरू की जाएगी। वाहन से वाहन V2V संचार प्रौद्योगिकी के बारे में, ये वाहनों के बीच संचार की एक प्रणाली है। इसमें वाहन आपस में सीधे संवाद करते हैं और इसके लिए सेलुलर नेटवर्क जैसे तृतीय पक्ष नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। महत्व: सड़क सुरक्षा में वृद्धि करती है, क्योंकि ये वाहनों के आगे, पीछे और किनारों तीनों दिशाओं में प्रभावी ढंग से कार्य करती है। ये भू आकृति और सड़क के मोड़ों को भी ध्यान में रखती है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS को सशक्त बनाती है। इससे वाहन उन खतरों की भी चेतावनी साझा कर सकते हैं जो सीधे दिखाई नहीं देते। 7.2.7 मपेम्बा पेम्बा प्रभाव एम्पेम्बा इफेक्ट। भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की है जिससे पेम्बा प्रभाव को समझा और दर्शाया जा सका। मपेम्बा पेम्बा प्रभाव के बारे में ये दीर्घकाल से चला आ रहा एक विरोधाभास है। इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थों की तुलना में तीव्र गति से जम सकते हैं। यह प्रभाव विशेष रूप से जल में देखा गया है, लेकिन यह प्रभाव केवल जल तक सीमित नहीं है। यह प्रभाव अन्य पदार्थों तथा भौतिक प्रणालियों में भी दिखाई देता है। महत्व: ऊष्मा इंजन और प्रशीतन प्रणालियों में उपयोगी, क्वांटम कंप्यूटिंग में उपयोगी, पदार्थ विज्ञान में उपयोगी आदि। 7.2.8 निपाह वायरस निपा वायरस। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल से निपाह वायरस संक्रमण के केवल 2 मामलों की पुष्टि हुई है। निपाह वायरस के बारे में, प्रकृति जूनोटिक वायरस जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। संक्रमण के प्राकृतिक स्रोत फ्रूट बैट, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। संक्रमण के तरीके: जानवर से मनुष्य में संक्रमित चमगादड़ों या सूअरों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से, या चमगादड़ों से संक्रमित कच्चे खजूर के रस, डेट पाम सैप या फलों के सेवन से। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के निकट संपर्क से। पहली बार पहचान 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में हुए प्रकोप के दौरान। चमगादड़ योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सूअर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मनुष्य। लक्षण सामने आने की अवधि 4-14 दिन। प्रारंभिक लक्षण है बुखार, सिरदर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई। 7.2.9 स्टैफिलोकॉक्सी स्टैफिलोकॉक्सी। शोधकर्ताओं ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में घर के अंदर और बाहर दोनों वातावरणों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी स्टैफिलोकॉक्सी के उच्च स्तर पाए हैं। स्टैफिलोकोकस के बारे में,
प्रकृति ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी गोलाकार बैक्टीरिया हैं जो समूहों में पाए जाते हैं। इसे पहली बार वॉन रेक्लिंगहाउसन ने मनुष्यों में देखा था। ये पेनिसिलिन के प्रति सहनशीलता तथा एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एमिनोग्लिकोसाइड्स जैसी चिकित्सकीय रूप से उपयोगी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध दर्शाते हैं। प्रकारः स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। 8. संस्कृति कल्चर। 8.1 सोमनाथ मंदिर सोमनाथ टेम्पल। सुर्खियों में क्यों? 1026 ई में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर के बारे में अवस्थित ही गुजरात में वेरावल के समीप प्रभास पाटन में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम की उपस्थिति के कारण सोमनाथ का ये स्थल प्राचीन काल से ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। ज्योतिर्लिंगः भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में इसे प्रथम माना जाता है और यह अत्यधिक प्रतिष्ठित है। वास्तुकला वर्तमान मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे चालुक्य या सोलंकी शैली भी कहा जाता है। इसका स्वरूप कैलाश महामेरु प्रसाद जैसा है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग शामिल हैं: गर्भगृह, सभामंडप और नृत्य मंडप। मंदिर के शीर्ष पर 150 फुट ऊंचा शिखर है, जिसके शीर्ष पर 10 टन का कलश स्थापित है। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन है। प्राचीन कालः कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम 5वीं शताब्दी में सोमनाथ प्रभास को एक प्रतिष्ठित शिव तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया है। मध्यकालः अल-बरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर की प्रशंसा की है। अमीर खुसरो ने खज़ाइन उल फुतूह 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का उल्लेख किया है। 12 ज्योतिर्लिंग मैप विवरण। सोमनाथ वेरावल गुजरात, नागेश्वर दारुकावनम गुजरात, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मांधाता मध्य प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक महाराष्ट्र, भीमाशंकर महाराष्ट्र, कृष्णेश्वर खुलदाबाद महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, रामनाथ स्वामी रामेश्वरम तमिलनाडु, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, बैद्यनाथ झारखंड। 8 संस्कृति सोमनाथ पर आक्रमणः 1026 ई में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इसे लूटा और इसके ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया। मंदिर को 1297, 1394 और अंततः 1706 ई में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर पुनः नष्ट किया गया। इस मंदिर को कुल 17 बार लूटा गया था। पुनर्निर्माणः स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा व उद्घाटन की गई थी। इससे पूर्व 18वीं शताब्दी लगभग 1783 ई में अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मारू गुर्जर वास्तुकला सोलंकी शैली के बारे में। उत्पत्ति। इस शैली की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में राजस्थान, ऐतिहासिक रूप से मरुदेश, और गुजरात, ऐतिहासिक रूप से गुर्जरका के क्षेत्रों में हुई थी। यह शैली गुजरात के चालुक्य वंश, सोलंकी वंश के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मारू गुर्जर वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं। झरोखा पत्थर की एक उभरी हुई खिड़की या लटकदार बालकनी, जो कोष्ठक या उभरी हुई चिनाई कॉर्बेलिंग के सहारे टिकी होती है। छतरी के आकार का गुंबद या मंडप, जिसका उपयोग अंत्येष्टि स्थलों पर स्मारकों के प्रतीक के रूप में किया जाता है। हवेली कुलीन वर्गों से संबंधित विशाल हवेलियां या भवन, जिन्हें एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर बनाया जाता था। जाली ज्यामितीय या सुलेख आधारित प्रतिरूप वाली एक छिद्रित पत्थर की जालीदार खिड़की। बावड़ी सीढ़ीदार विस्तृत तालाब, जिनका उपयोग भूजल तक पहुंचने के लिए किया जाता था। जोहड़ वर्षा जल संचयन तालाबों या ढलानों पर बनाए गए साधारण मिट्टी मलबे के तटबंध। 8.2 संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट्स। 8.2.1 पद्म पुरस्कार पद्मा अवार्ड्स। राष्ट्रपति द्वारा 131 पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं
विदेशी बाय एनआरआई पीआईओ बाय ओसीआई श्रेणी के 6 लोग और 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो निम्नलिखित 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषणः असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषणः उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। इतिहासः अन्य नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। पद्म पुरस्कारों को 1954 में 3 श्रेणियों के साथ पद्म विभूषण के रूप में शुरू किया गया था। 1955 में इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। हालांकि 1978 व 1979 में और 1993 से 1997 तक ये पुरस्कार वितरित नहीं किए गए थे। गतिविधियां बटे विषय है। ये पुरस्कार विविध विषयों गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। अपात्रता सरकारी कर्मचारी, जिनमें पीएसयू में कार्य करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, हालांकि चिकित्सक और वैज्ञानिक पात्र हैं। स्थिति है बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ये पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत कोई उपाधि नहीं है। इन्हें नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18(1) राज्य को सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि देने से रोकता है। सीमा पुरस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष 120 तक सीमित है। हालांकि मरणोपरांत और विदेशी बाय एनआरआई के मामले अपवाद हैं। मरणोपरांत, सामान्यतः ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। हालांकि अत्यधिक योग्य होने की स्थिति में सरकार व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा कर सकती है। पद्म पुरस्कार की चयन प्रक्रिया। चरण, विवरण, नामांकन। सभी नामांकन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं। समिति की अनुशंसा। समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। स्वीकृति। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। घोषणा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अलंकरण। राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार विजेता को प्राप्त होता है। पुरस्कार विजेताओं को एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। उच्चतर श्रेणी। किसी उच्च श्रेणी के पद्म पुरस्कार के लिए पिछले पुरस्कार से कम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। 8.2.2 वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स। राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए गए। वीरता पुरस्कारों के बारे में। स्थापना। युद्धकालीन पुरस्कार है। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल हैं। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी। शांतिकालीन पुरस्कार इनकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 में हुई थी। इसमें अशोक चक्र श्रेणी I, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शामिल थे। 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। प्रदानकर्ता ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उद्देश्य है युद्ध और शांति दोनों समय में बहादुरी, वीरता या आत्म बलिदान के कार्यों को मान्यता देना। चयन प्रक्रिया। रक्षा मंत्रालय वर्ष में 2 बार सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए सिफारिशें आमंत्रित करता है। आवृत्ति वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। 2 मुख्य श्रेणियां। 1. शत्रु का सामना करने के दौरान प्रदर्शित वीरता के लिए परमवीर चक्र है। अत्यंत अदम्य साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान। महावीर चक्र, वीर चक्र। 2. शत्रु का सामना करने के अलावा शांतिकालीन वीरता के लिए अशोक चक्र है। युद्ध के मैदान से दूर वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। महावीर चक्र है विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दूसरा सर्वोच्च सम्मान। कीर्ति चक्र है दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान। वीर चक्र है युद्ध के मैदान में बहादुरी के कार्यों के लिए वरीयता में तीसरा। शौर्य चक्र है तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान। वरीयता क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस,
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र तथा शौर्य चक्र। 8.2.3 भद्रकाली अभिलेख, भद्रकाली इंस्क्रिप्शन। भद्रकाली अभिलेख 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण पुरालेखीय साक्ष्य है। यह अभिलेख सोलंकी वंश के संरक्षण में सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और स्थापत्य संबंधी विकास की प्रामाणिक पुष्टि करता है। भद्रकाली अभिलेख के बारे में अवस्थिति ही यह गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। यह 1169 ईस्वी का अभिलेख प्राचीन भद्रकाली मंदिर की दीवार में स्थापित है। प्रसंग है, ये सोलंकी, चालुक्य, राजा कुमार पाल के आध्यात्मिक गुरु आचार्य भव बृहस्पति की एक प्रशस्ति स्तुति लेख है। कालक्रम है, यह अभिलेख 4 युगों में सोमनाथ मंदिर के पौराणिक इतिहास का वर्णन करता है। इसमें उल्लेख है कि मंदिर का निर्माण क्रमशः स्वर्ण, रजत, काष्ठ, लकड़ी और अंततः भीमदेव सोलंकी द्वारा पाषाण पत्थर से किया गया। संरक्षण ये अभिलेख सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान में सोलंकी वंश की भूमिका को उजागर करता है। 8.2.4 जहानपोरा स्थल, ज़ेहानपोरा साइट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जहानपोरा में स्तूपों, मानव निर्मित टीले की खोज की गई है। यह खोज कश्मीर की समृद्ध गांधार बौद्ध विरासत को रेखांकित करती है। जहानपोरा स्थल, बारामूला, उत्तरी कश्मीर के बारे में। यहाँ से मिली स्तूप संरचनाएं कुषाण काल, 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी की हैं। यह स्थल गांधार की ओर जाने वाले प्राचीन रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण खोजें: लकड़ी से निर्मित अधिरचनाओं के प्रमाण, एक नगरीय बस्ती परिसर जिसमें संभावित रूप से चैत्य और विहार शामिल हैं, कुषाण युग के मृत भांड और तांबे की कलाकृतियां आदि। 8.2.5 बागुरुम्बा नृत्य, बागुरुम्बा डांस। प्रधानमंत्री ने असम के बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले बागुरुम्बा दहू 2026 बागुरुम्बा दहू 2026 कार्यक्रम में भाग लिया। बागुरुम्बा नृत्य के बारे में, यह असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रकृति से प्रेरित है और खिलते हुए फूलों का प्रतीक है। यह मानव जीवन और प्राकृतिक जगत के बीच प्रेम को दर्शाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से युवा बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष पारंपरिक वाद्यंत्र बजाकर संगीतकार के रूप में उनका साथ देते हैं। ये आमतौर पर समूहों में आयोजित किया जाता है, जहां महिलाएं घेरा या पंक्तियां बनाकर नृत्य करती हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। सांस्कृतिक महत्व: यह नृत्य शांति, उर्वरता, खुशी और सामूहिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य विशेष रूप से बोडो नववर्ष, बैसागु, बुइसागु और दुमासी जैसे त्योहारों के दौरान आयोजित किया जाता है। 8.2.6 फसलों के त्योहार, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। भारत के अलग अलग हिस्सों में फसल कटाई के पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाए जाने वाले ये त्योहार ऋतु परिवर्तन, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में यात्रा शुरू होने, उत्तरायण तथा फसलों की कटाई के प्रतीक होते हैं। फसल कटाई के पारंपरिक त्योहार: मकर संक्रांति, महाराष्ट्र, यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। उत्तरायण, गुजरात और राजस्थान, पतंग उड़ाने के लिए प्रसिद्ध ये त्योहार सूर्य के उदय का प्रतीक है। यह आनंद और उल्लास का दिन माना जाता है। पोंगल, तमिलनाडु, ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला फसल कटाई का त्योहार है। 4 दिनों में थाई पोंगल, मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल और भोगी पोंगल मनाए जाते हैं। इस दौरान चावल और दाल से बना व्यंजन पोंगल बनाया जाता है। लोहड़ी, पंजाब, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाने वाला ये त्योहार रबी फसलों की कटाई का प्रतीक है। ये त्योहार अलाव के चारों ओर लोकगीतों, भांगड़ा और गिद्दा के आयोजनों के साथ मनाया जाता है। माघ बिहू, असम, यह फसल कटाई के मौसम के अंत का त्योहार है। इसे सामुदायिक भोज, पारंपरिक खेलों और मेजी को जलाने के साथ मनाया जाता है। कनुमा, तेलंगाना, यह कृषि क्षेत्र के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का त्योहार है। नौ नीतिशास्त्र, एथिक्स। 9.1 सोशल मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जुड़े नैतिक चिंताएं, एथिकल कंसर्न्स विद एआई यूज ऑन सोशल मीडिया। परिचय: सरकार ने सोशल मीडिया मंच एक्स के कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल ग्रोक के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इसके माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को लक्षित करते हुए अश्लील और अपमानजनक सामग्री का निर्माण और प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न नैतिक मुद्दे।
निगरानी का उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं के व्यवहार, पसंद और व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां प्रायः अनुभव को व्यक्तिगत बनाने के नाम पर विस्तृत व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, जिससे निगरानी पूंजीवाद, सर्विलेंस कैपिटलिज्म जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। गोपनीयता का उल्लंघन उपयोगकर्ताओं को सामान्यतः इस बात की पूरी जानकारी या सूचित सहमति नहीं होती कि उनकी जानकारी कैसे एकत्रित और उपयोग की जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनकी रुचियों, विचारों और यहां तक कि मनः स्थिति जैसी संवेदनशील जानकारियों का भी अनुमान लगा सकती है। गलत जानकारी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने गलत सूचनाओं के प्रसार को अत्यधिक बढ़ा दिया है। डीपफेक, मूल सामग्री को बदलने वाली कृत्रिम छवि, वीडियो और आवाज के क्लोन जैसी तकनीकों के माध्यम से तथ्यों में हेरफेर कर झूठी जानकारी फैलाना आसान हो गया है। पक्षपात और भेदभाव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां अपने प्रशिक्षण डेटा या डिजाइन में मौजूद पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ा सकती हैं। ऐसा एल्गोरिदम पक्षपात कुछ समुदायों की आवाज को हाशिए पर डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एल्गोरिदम को उपयोगकर्ताओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाता है। इससे विशेषकर युवाओं में लत जैसी प्रवृत्ति, चिंता, अवसाद या आत्मछवि में विकृति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक विभाजन। व्यक्तिगत एल्गोरिदम के कारण समान विचारधारा वाले समूह इको चैम्बर्स बन जाते हैं, जिससे सार्वजनिक संवाद विभाजित हो जाता है। गरिमा का उल्लंघन। बिना सहमति के अश्लील और डीपफेक चित्र, वीडियो बनाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रेरित उत्पीड़न का एक रूप है जो व्यक्तिगत सहमति और गरिमा का उल्लंघन करता है। हितधारक और उनके हितधारक हित बाई जिम्मेदारियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उपयोगकर्ता सहभागिता बढ़ाना और उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करना। स्वनियमन के माध्यम से अपनी सार्वजनिक छवि को सुदृढ़ करना। अपनी सेवाओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होने वाले संभावित नुकसान को रोकना। गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने की नैतिक जिम्मेदारी निभाना। हितधारक हित बाई जिम्मेदारियां। उपयोगकर्ता और समाज अपने अधिकारों और कल्याण की रक्षा। गोपनीयता, सुरक्षा और वास्तविक अनुभवों में रुचि। सामाजिक समरसता बनाए रखना और जनहित की पूर्ति सुनिश्चित करना। एल्गोरिदम पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। सरकार और नियामक संस्थाएं नागरिकों के हितों की सुरक्षा, कानून का पालन सुनिश्चित करना और अनुपालन लागू करना। गलत जानकारी, घृणा भाषण, चुनावी हस्तक्षेप, गोपनीयता उल्लंघन आदि को रोकना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए अवसरों और उपयोगों की खोज। निष्पक्षता, विविधता और आवश्यक सुरक्षा उपायों को समाहित कर नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति सार्वजनिक विश्वास और उपयोगिता को बढ़ाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग से संबंधित विनियमन, कानून और नियम। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 सोशल मीडिया विनियमन का मुख्य आधार हैं। आईटी अधिनियम एवं नियम। इन नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को समुचित सावधानी बरतना आवश्यक है, जैसे अवैध या अश्लील सामग्री को शीघ्र हटाना और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। अनुपालन न करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत प्राप्त सेफ हार्बर संरक्षण समाप्त हो सकता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि डेटा न्यासी, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम नियंत्रित करने वाले प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, पूर्व सहमति, डेटा सुरक्षा उपायों तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का पालन करें। मूल अधिकारों का संरक्षण करने वाले कानून। महिलाओं का अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पीओसीएसओ अधिनियम जैसे कानून महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के निर्माण या प्रसार को अवैध घोषित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशिष्ट दिशा निर्देश। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने सुरक्षित और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार के लिए भारत में एआई शासन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन व्यवस्था के लिए 7 सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्विक विनियम। यूरोपीय संघ का ईयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024 विश्व का पहला व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून है। यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है तथा अस्वीकार्य जोखिम वाली प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है। इसमें ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है जो लोगों को हेरफेर मैनिपुलेट करती है।
थॉट उनकी जानकारी को प्रभावित या गुमराह करे, या ऐसे एल्गोरिदम जो लोगों के व्यवहार को गलत दिशा में बदल दें और उनका गलत फायदा उठाएं। नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिद्धांत OECD और यूनेस्को जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा समर्थित नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिद्धांत कंपनियों पर नैतिक मानकों का पालन करने का दबाव बनाते हैं। इनमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, गोपनीयता और मानवीय निगरानी जैसे सिद्धांत शामिल हैं। इसके अलावा यूनेस्को के ग्लोबल AI एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑब्जर्वेटरी जैसे वैश्विक मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न सबसे गंभीर चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए एक वैश्विक संसाधन प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: सोशल मीडिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका दुधारी तलवार के समान है। यह डिजिटल संवाद को समृद्ध करने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है, परंतु साथ ही गंभीर नैतिक प्रश्न भी खड़े करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावी सामग्री फिल्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित सामग्री की स्पष्ट पहचान जैसे सशक्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। विकासकर्ता को एथिक्स बाय डिजाइन सिद्धांतों का पालन करते हुए विविध डेटा का उपयोग, पक्षपात में कमी और गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारों को नियमों को मजबूत करना चाहिए, लेबलिंग और अंकेक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए तथा दुरुपयोग पर दंड देना चाहिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सामान्य मानकों को सुनिश्चित करता है। केस स्टडी अभ्यास प्रश्न: आप भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 48 घंटों में आपके कार्यालय को स्कूली बच्चों के अभिभावकों और महिला पेशेवरों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों में बताया गया है कि एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता फीचर पर प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित यौन रूप से स्पष्ट चित्र बनाए जा रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक थ्रेड्स तथा समूह चैट में प्रसारित किया जा रहा है। कई पीड़ितों ने बताया है कि उनकी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरों को उनकी सहमति के बिना यौन रूप से विकृत सेक्सुअलाइज्ड दृश्यों में परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ शिकायतें नाबालिगों से संबंधित भी हैं। प्लेटफॉर्म की भारत स्थित अनुपालन टीम का कहना है कि वो केवल एक मध्यस्थ है और वो प्रत्येक सामग्री की पूर्व जांच नहीं कर सकती है। उनका यह भी तर्क है कि कड़े प्रतिबंध और सामग्री हटाने की सख्ती से उपयोगकर्ताओं की सहभागिता भी कम होगी और व्यवसाय को नुकसान पहुंचेगा। इस बीच महिला संगठनों और मीडिया द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है, जबकि एक डिजिटल अधिकार समूह जल्दबाजी में सेंसरशिप से बचने तथा सामग्री हटाने के निर्णयों में पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दे रहा है। आपको 72 घंटों के भीतर एक तर्कसंगत, विधिक रूप से धारणीय और नैतिक रूप से न्यायसंगत कार्य योजना प्रस्तुत करनी है, जो आगे होने वाले नुकसान को रोके, पीड़ितों को समर्थन प्रदान करे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों और ऑनलाइन शासन में विश्वास को बनाए रखें। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8A, प्रमुख हितधारकों और संबंधित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। AB, एक लोक प्राधिकारी के रूप में आपके पास तत्काल अवधि में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और C, नैतिक औचित्य के साथ एक उपयुक्त कार्य योजना सुझाइए तथा अल्पकालीन क्रियान्वयन योजना प्रस्तुत कीजिए। 10 सुर्खियों में रही योजनाएं, स्कीम्स इन न्यूज। 10.1 अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना APY को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के उद्देश्य: सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से गरीब, वंचित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे वृद्धावस्था गरीबी और सुभेद्यता में कमी आए। प्रवेश आयु और अंशदान स्तर के आधार पर निर्धारित पेंशन लाभ के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को प्रोत्साहित करना। योजना की प्रमुख विशेषताएं। मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय। शुरुआत 2015। कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना। पात्रता: APY योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के उन सभी बैंक खाता धारकों के लिए है जो आयकर दाता नहीं है। परिवार के सभी पात्र सदस्य योजना से जुड़ सकते हैं। लाभ: गारंटीकृत मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक 1000 रुपये से 5000 रुपये तक आजीवन पेंशन। पारिवारिक पेंशन का प्रावधान: सदस्य की मृत्यु पर जीवनसाथी को पेंशन, नामांकित व्यक्ति को संचित राशि कॉर्पस प्राप्त होगी। 60 वर्ष आयु से पूर्व सदस्य की मृत्यु जीवनसाथी APY खाते में अंशदान जारी रख सकती है। कर लाभ: APY में अंशदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD1 के अंतर्गत NPS के समान कर लाभ उपलब्ध। भुगतान की सुविधा: सदस्य अपनी इच्छित मासिक पेंशन एवं प्रवेश आयु के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर अंशदान कर सकते हैं।
निकास एवं आहरण विकल्प। 60 वर्ष की आयु पर निकासः पूर्ण पेंशन आरंभ। 60 वर्ष से पूर्व निकासः केवल मृत्यु या असाध्य रोग की स्थिति में अनुमति। स्वैच्छिक निकासः सदस्य को केवल अपना अंशदान ब्याज सहित प्राप्त होगा। सरकारी सह अंशदान यदि कोई हो जब्त कर लिया जाएगा। सरकारी सह अंशदान प्रारंभिक सदस्यों हेतु 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच जुड़ने वाले पात्र सदस्यों के लिए है। यह योजना जारी है, परंतु अब सरकारी सह अंशदान उपलब्ध नहीं है। सरकार ने 5 वर्षों तक कुल अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का योगदान किया। कार्यान्वयन रणनीति 2030-31 तक विस्तारित। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाने हेतु प्रचार प्रसार, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण गतिविधियां। योजना की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन। प्रगति 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य इस योजना में जुड़ चुके हैं। 10.2 पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएमएसवीए निधि स्कीम। सुर्खियों में क्यों? पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को 30,000 रुपये तक की सीमा वाली विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए पात्र बनाया गया है। योजना के उद्देश्य: स्ट्रीट वेंडर्स को बिना संपार्श्विक के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे अपना व्यवसाय पुनः प्रारंभ कर सकें। स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास हेतु विश्वसनीय वित्तीय स्रोत प्रदान करना, जिससे व्यवसाय विस्तार और संधारणीय विकास के अवसर मिल सकें। वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान मान्यता को बढ़ावा देना। योजना की प्रमुख विशेषताएं: मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मोहुआ। शुरुआत वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान। प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कार्यान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मोहुआ तथा वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस द्वारा संयुक्त रूप से। पात्रता: विक्रेताओं की पहचान: वे स्ट्रीट वेंडर्स जिनके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र, पहचान पत्र है, या शहरी स्थानीय निकाय ओएलबी के सर्वेक्षण में पहचाने गए विक्रेता। छूटे हुए एवं उपनगरीय पेरी अर्बन विक्रेता सर्वेक्षण में छूटे विक्रेता या यूएलबी सीमा के भीतर कार्यरत उपनगरीय ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता, बशर्ते उनके पास यूएलबी टाउन वेंडिंग समिति से प्राप्त अनुशंसा पत्र हो। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पात्रता: संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को पथ विक्रेता, जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के अंतर्गत नियम अधिसूचित करने होंगे। प्रमुख लाभ: कार्यशील पूंजी ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी, समय पर पूर्व भुगतान करने पर अधिक ऋण की पात्रता। कार्यशील पूंजी ऋण की किश्तें ट्रांचेज: पहली किश्त 15,000 रुपये तक, दूसरी किश्त 25,000 रुपये तक, तीसरी किश्त 50,000 रुपये अपरिवर्तित। क्रेडिट गारंटी: स्वीकृत ऋणों के लिए श्रेणीबद्ध गारंटी कवर का प्रावधान, सीजीटीएमएसई द्वारा प्रबंधित। डिजिटल प्रोत्साहन: खुदरा एवं थोक लेन देन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को 1,600 रुपये तक कैशबैक प्रोत्साहन। कवरेज का विस्तार: जनगणना, नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तार। स्वनिधि से समृद्धि: वेंडर्स को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। 30,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता: वे स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने दूसरी किश्त का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। वे जिन्होंने तीसरी किश्त का लाभ लिया है, चाहे सक्रिय हो या भुगतान कर चुके हों। सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज। सुर्खियों में रहे स्थल भारत। लद्दाख गणतंत्र दिवस परेड 2026 में गलवान और नुब्रा नामक 2 बैक्टीरियन ऊंटों ने पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च कर इतिहास रचा। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सिंधु जल संधि IWT पर जारी तनावों के बीच रतले और दुल्हस्ती परियोजनाओं के साथ साथ सावलकोट जलविद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी ला दी है। राजस्थान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया है। मध्य प्रदेश इंदौर में पेयजल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो गया। नई दिल्ली शोधकर्ताओं ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में घर के अंदर और बाहर दोनों वातावरणों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी स्टेफिलोकॉक्सी के उच्च स्तर पाए हैं। गुजरात प्रधानमंत्री ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ मंदिर को श्रद्धांजलि अर्पित की। असम प्रधानमंत्री ने असम के बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले बागुरुम्बा दहो 2026 बागुरुम्बा दहो 2026 कार्यक्रम में भाग लिया।
उत्तराखंड फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स के निकट वनाग्नि की घटना दर्ज की गई है। फूलों की घाटी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल प्राकृतिक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ताजमहल के आसपास पर्यावरणीय उल्लंघन पर नोटिस जारी किया। तेलंगाना उच्चतम न्यायालय एक बार फिर तेलंगाना में लंबाड़ा समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने से जुड़े पुराने विवाद पर सुनवाई कर रहा है। कर्नाटक बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बीएनपी पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी ने 2020 की उस सरकारी अधिसूचना को वापस लेने की सिफारिश की है। केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार स्पेस सिटी परियोजना के तहत होप आइलैंड पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करेगी। यह द्वीप कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। तमिलनाडु बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोंडागई अंतर्देशीय झील के तलछट विश्लेषण के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत के जलवायु रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण किया। अंडमान एवं निकोबार हाल ही में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र की अधिसूचना जारी की। सुर्खियों में रहे स्थल विश्व। ग्रीनलैंड डेनमार्क व ग्रीनलैंड ने ग्रीनलैंड को खरीदने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जर्मनी बर्लिन भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बुल्गारिया सोफिया बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। इज़रायल यरूशलम भारत और इज़रायल ने मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वेनेजुएला काराकास अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास और उसके आसपास हमले किए। चिली सैंटियागो चिली के दक्षिणी हिस्से में भीषण वनाग्नि के कारण 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स हाल ही में अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में वनाग्नि की घटना दर्ज की गई। ग्रीनलैंड नूक डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड पर अधिकार करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज कर दिया। बुल्गारिया सोफिया बुल्गारिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इससे वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। रूस मॉस्को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप में सर्दियों के तूफान के बाद रिकॉर्ड स्तर की बर्फबारी हुई है। सड़कें कारें और पूरे मोहल्ले गहरी बर्फ की चादर के नीचे दब गए हैं। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कतर दोहा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदारों ने कतर के अल उदैद एयरबेस में एक नया संयुक्त वायु और मिसाइल रक्षा समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यमन सना सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने दक्षिण अरब राज्य के लिए एक नए संविधान की घोषणा की है। लिक्टेनस्टीन वादूज भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के मध्य व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टीपा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए लिक्टेनस्टीन का दौरा किया। म्यांमार नेपिडो म्यांमार में यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यूएसडीपी ने आम चुनावों में अपनी जीत की घोषणा की है। ईरान तेहरान भारत ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अपने नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान की गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह जारी की है।